आप सभी को अलका मिश्रा का सादर नमस्कार। मैं आज जो बात आपसे कहने जा रही हूँ उसको आप पूरा सुनिएगा ज़रूर। इसलिए पूरा सुनिएगा क्योंकि हम आजकल जिन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं उनमें शरीर के दोष से ज़्यादा हमारी दिनचर्या का दोष है। हम बहुत कुछ सही ढंग से नहीं करते जिसकी वजह से बीमारियां अटैक कर रही हैं। तो एक दिन में सुबह उठने के बाद से किस किस तरह से होना चाहिए, कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, मैंने पूरा उसको शार्ट आउट किया है। मैं बताती हूँ आप सभी को, आपको भी महसूस होगा कि हाँ, ये गलतियाँ तो हमसे हो रही हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। देखिए, 1 घंटा देश को और 1 घंटा देह को, ये नारा मैंने आज के 35 साल पहले सुना था। ये किसी संस्था का नारा था। मुझे उस संस्था का नाम तो याद नहीं है आज, लेकिन ये लाइन मैं कभी भूल नहीं पाई। ये एक तरह से मेरे जीवन की ही पंच लाइन बन गई कि 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को। दिन में 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए और 1 घंटा अपने देश के लिए काम करना ही करना है। फिलहाल मैंने इसे अपनी पंच लाइन बना लिया। अगर आप भी इसे बनाएंगे तो मुझे लगता है हम ज़्यादा सफल और ज़्यादा सुखी रहेंगे। सफल इस मामले में कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे, हमारा दिमाग शांत रहेगा, तो हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे। कुछ अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे तो सफल होंगे ही। देखिए, एक रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखी थी, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछना, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से अपना रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। ये प्रश्न देखिए कितना कड़ा है कि आप अपना रूप तेल फुलेल क्रीम कंघी से सजाएंगे या जो आपके खून का असली सौंदर्य है वो आपके मुंह पर चमकना चाहिए। मैं ये इसलिए आपको कह रही हूँ, इसलिए मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि देखिए, जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सभी लोग कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ चला जाता है। अब ज़्यादा लंबी बात न खींचते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए दिन की। आप सुबह सो के उठते हैं, सो के कैसे उठते हैं? एकदम तुरंत बिस्तर से नीचे कदम उतार देते हैं आप? ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सुबह सो के उठे हैं तो अभी बिस्तर पे बैठे हैं, आप बिस्तर पे सीधा बैठे हैं, पैर आपका फैला हुआ है, तो बजाय इसके कि वो पैर आप नीचे ज़मीन पे उतारिए, पहले आप अपने सिर को अपने पैरों की तरफ धीरे 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 झुकाइए, जितना दूर झुक पाए। जबरदस्ती अपना सिर पैरों पे रख देने की आवश्यकता नहीं है। जितने दूर आप झुक पाए आसानी से। इससे जानते हैं क्या होगा? इससे आपके पेट में जो कचरा एकदम से जम गया है वो साफ होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। इससे आपका पेट अगर निकला हुआ है वो अंदर चला जाएगा। हाँ, लेकिन प्लीज़ गर्भवती नारियाँ ये काम ना करें। अगर पेट में बच्चा है तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बाकी ये सबके लिए उचित है। आप सवेरे ऐसे आप उठ गए कि आप पहले पैरों की तरफ झुके, ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट बहुत है। अगर 2 मिनट आप झुके रह गए काफ़ी है। उतना आपके शरीर में खून के यथावत संचार के लिए काफ़ी है। उतना आपके शरीर में खून का सामान्य संचार हो, क्योंकि आप जब सोते हैं तो खून का संचार धीमा हो जाता है, आपकी सांसों की गति भी धीमी हो जाती है और आप जब काम करते हैं तो वो सारी चीज़ें तेज हो जाती हैं। तो इनके बीच में एक पुल बनाने के लिए आपको ये काम करना है, उस धीमे से अचानक से तेज़ ना हो जाए। तो आप जब ऐसे झुक जाएंगे
तो आप बहुत कुछ नॉर्मल हो जाएगा शरीर में। फिर आप नीचे उतरिए। अब दूसरी गलती आपसे कहाँ होती है, आप फ्रेश होते हैं। फ्रेश होते हैं तो उसके पहले मैक्सिमम लोग पानी नहीं पीते हैं। फ्रेश होने के पहले हर हाल में पानी ज़रूर पीना चाहिए। कुछ लोगों को चाय पी के फ्रेश होने की आदत है, वो बुरी नहीं है, लेकिन अगर चाय नहीं आप पीते हैं तो पानी तो ज़रूर पी लीजिए 1-2 गिलास, तभी आप फ्रेश होने चाहिए, तभी पेट पूरी तरह से साफ़ हो पाएगा। और दूसरी बात, फ्रेश होते समय अगर तुरंत आपका कचरा खाली हो गया है, तुरंत आप फ्रेश हो गए हैं, एकदम पेट खाली हो गया है, तो भी इतनी जल्दबाजी मत कीजिए कि आप तुरंत बाहर निकल आइए टॉयलेट से। अभी कचरा साफ हुआ है शरीर का। जो शरीर में गैस थी, गैस तो बनती ही है, हर शरीर में बनती है, और रात भर खाना उबला है, पचा है, अवशोषित हुआ है नसों के द्वारा, तो गैस तो बाकी बची ही बची है। तो जब गैस बाकी बची है तो उसे भी तो निकालना है। गैस ऐसे नहीं निकल जाती, लेकिन गैस निकालने के लिए जो आप सवेरे उठ करके अब आप झुकेंगे ना अपने पैरों की तरफ, तो उससे गैस अवश्य निकलेगी। और आप जब टॉयलेट में गैस निकालने की कोशिश करेंगे, संकुचन प्रसारण की क्रिया करेंगे, गुदाद्वार को फैलाएंगे, संकुचित करेंगे, फैलाएंगे, तो इससे गैस जरूर निकल जाएगी। जो नसों में गैस हमारी इकट्ठी होती है ना, उसको निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। पेट का कचरा तो निकल गया, वो ठीक है, लेकिन जो नसों में गैस इकट्ठी हुई है, अगर वो नहीं निकलेगी तो आपको गठिया की समस्या, आपके नसों में ब्लॉकेज की समस्या, आपको सिर दर्द की समस्या, और गैस की समस्या तो सामान्य है। जो दर्द होता है हमारे शरीर में, अगर कहीं भी दर्द होता है तो वो केवल गैस के कारण होता है। वहां जाके गैस रुक गई है, इसलिए सिर दर्द हो रहा है। मैं सिर दर्द का इलाज भी मैं गैस की दवा से ही करती हूँ। सिर दर्द के लिए मैं सिर दर्द की कोई दवाई नहीं देती। मैं सिर दर्द का इलाज, आपकी नींद ना आने का इलाज भी मैं गैस की दवा से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गैस रुकी हुई है, इसलिए नींद नहीं आ रही है या सिर में दर्द हो रहा है। इसलिए गैस को आप रोज़ निकालने की कोशिश करें। हो सकता है पहले दूसरे दिन आपको कामयाबी ना मिले, लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज़ ऐसा किया करेंगे कि 2 मिनट में तो पेट साफ हो गया, तो कम से कम 2-4 मिनट, 5 मिनट आप गैस निकालने की कोशिश करेंगे पेट से बाहर, तो ज़रूर निकलेगी। जब गैस निकलेगी तो आपको अपने शरीर में ज़्यादा स्फूर्ति, ज़्यादा ताजगी महसूस होगी। ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात, हमारे जो दांत सड़ते हैं, आप ब्रश करते हैं उसके बाद, हमारे ये जो दांत सड़ते हैं, इसके पीछे जानते हैं कहानी क्या है? दांत कमज़ोर नहीं होते हैं, और दांत जो सड़ते हैं वो किसी बाहर से पायरिया नहीं आता है उसको सड़ाने के लिए। आपके जो दांत हैं, आप अगर अभी बैठे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप किसी भी सामान्य साफ कपड़े से जरा दांतों के पीछे, जो दांतों के पीछे का हिस्सा है, वहाँ पे कोई कपड़ा रगड़िए। अपने सारे दांतों के पीछे आप कोई कपड़ा रगड़िए, आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा कपड़े में। ये क्या है? ये तो आप कभी साफ़ नहीं करते। जो आप ब्रश करते हैं वो सामने की सफाई करते हैं, वो दांतों के पीछे सफाई नहीं करता ब्रश। कोई भी ब्रश कितना भी अपना प्रचार ये कर ले कि वो दांतों के आगे पीछे सब सफाई करता है, ऐसा नहीं है। आप स्वयं जो है अभी कोई भी कपड़ा रगड़ के देखिए, आपको उस कपड़े में पीछे सफ़ेदी चिपकी हुई नजर आएगी। यही सफ़ेदी जब जमते ज़्यादा हो जाती है तो ये घाव करती है आपके मसूड़े में। ज़्यादा हो जाती है तो कड़ी हो जाती है, घाव करती है। अगर घाव नहीं कर रही है तो इसी में जो है कोई कीटाणु, कोई बैक्टीरिया बैठ जाते हैं, वो पायरिया का रूप धारण कर लेते हैं। आप पायरिया हो जाते हैं तो दांतों में से खून गिरने लगता है, दांत कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि आपके दांत में एक और ये गंदगी की परत जो है मसूड़े के अंदर जा रही है। वो परत भी तो रोज़ मजबूत होती है, उसको तो आप साफ करते नहीं हैं। देखिए बात कितनी छोटी सी है, लेकिन कितनी दूर तक जाती है, कि कितने लोगों के दांत गिर जाते हैं, कितने लोगों को दांतों की कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा दांत और पता नहीं क्या क्या करवाना पड़ता है। तो ये तीसरी गलती आपको आई समझ में? ये हो गई 3 गलतियाँ। अब चौथी बात समझिए। मेरा ख्याल है कि ये गलतियाँ मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इनमें 1-1 मिनट का समय, रोज़ 2-2 मिनट का समय लगाएंगे तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। वो फार्मूला याद कीजिए, 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को। तो अभी हम देह पर हैं।
ये हो गया। अब आपके दांत साफ हो गए। अब चौथा काम, आप अपने शरीर की सफाई करते हैं। तो आप जब नहाते हैं तो फिटकरी आप साबुन ना लगाएं तो अच्छा है, लेकिन जिनको साबुन लगाने की आदत है वो एक बार कहने से मानेंगे भी नहीं। तो आप ज़रूर साबुन लगाएं, उसमें मुझे कोई एतराज़ तो है, लेकिन मेरा एतराज़ आप मानेंगे भी नहीं। फिटकरी, आप फिटकरी के पानी से नहाएं। आप अपनी बाल्टी में जब तक आप नहाते हैं 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी से, जब तक आप नहाएं, 5 मिनट में नहाएं, 10 मिनट में नहाएं, तब तक एक फिटकरी का बड़ा टुकड़ा उस पानी में डाल दें। उसी पानी से फिर आप अगर कुल्ला भी करेंगे तो दांतों की भी थोड़ी सफाई हो जाएगी। और वही पानी, उसी पानी से आप नहाएंगे तो आपके शरीर के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। शरीर के बैक्टीरिया ख़त्म होने से आपको सोराइसिस, शरीर में खुजली या कोई घाव, ये सब बीमारियां नहीं होंगी। शरीर में सफ़ेद दाग, एक्जिमा, दाद और कितनी सारी बीमारियां स्किन की होती हैं, वो तो आप सभी जानते ही हैं कितनी फैली हुई हैं, ये नहीं होंगी। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिटकरी डालने में कोई टाइम नहीं लगता पानी में, आपको बस फिटकरी के पानी से नहाना है। और उसके बाद, नहाने के बाद बहुत अच्छा होगा अगर आप ऐसा कर सकें कि कोई भी तेल आपके बाथरूम में रहे और आप गीले बदन पर ही कोई तेल लगा लें। कोई भी तेल जो आपको सूट करे, नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जो आपको पसंद हो। आप गीले बदन पे तेल लगाएंगे तो थोड़ा सा तेल पूरे शरीर में लग जाएगा और तेल में एक मॉइस्चराइजिंग बनी रहेगी। आपकी स्किन में एक मॉइस्चराइजिंग बनी रहेगी। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी लोशन हो या ये सब चीज़ें, इनमें केमिकल तो होते ही हैं, ये तो आपको भी पता है। तो मेरा ख्याल है कि तेल अच्छी आयलिंग कर देगा आपके शरीर की। इतना हो गया। अब एक बात मैं जो बता रही हूँ उसको रेगुलर करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन रेगुलर कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। वो ये है कि जब आप खाना खाएं, खाना जब भी खाएं 12 बजे तक, एक तो इस बात को आयुर्वेद भी कहता है कि 12 बजे तक आपको सिर्फ कुछ पेय पदार्थों पे रहना चाहिए, कुछ मीठा पीना चाहिए, सवेरे कुछ मीठा ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि रात में जो है बीपी हमारा हाई हो जाता है, क्योंकि उसको खाना वाना पचाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हम एकदम से सोए रहते हैं, तो दिमाग को भी ज़्यादा, मतलब शरीर को ज़्यादा रिपेयरिंग का काम करना पड़ता है रात में। तो हमारा बीपी अक्सर हाई ही रहता है सवेरे, इसलिए जो है सवेरे मीठा खाने को कहा गया है। बहुत सारी जगह दूध जलेबी सवेरे खिलाया जाता है, या सवेरे बेड टी का जो नियम है वो भी बुरा नहीं है, वो इसी हाई बीपी को नॉर्मल करता है। और सवेरे जो सादा पानी पिया जाता है वो भी इसको नॉर्मल करता है। लेकिन 12 बजे तक आप केवल अगर पेय पदार्थों पे रहेंगे तो आप अपने लीवर को खराब होने से बचा पाएंगे। लीवर जो है 12 बजे तक केवल सफाई का काम करता है। अगर 12 बजे तक नहीं आप रह सकते तो 10 बजे तक, 11 बजे तक अगर केवल पेय पदार्थों पर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप चाहे जितना खाएं, 12 बजे के बाद चाहे जितना आप अनाज खाएंगे, आप कभी मोटे नहीं होंगे, कभी फैट नहीं बढ़ेगा आपके शरीर में। ये भी एक ऐसी छोटी सी बात है। खाना आपको उतना ही खाना है, लेकिन बस करना ये है कि 12 बजे के पहले नहीं खाना है, 12 बजे के बाद खाना है। 12 बजे के पहले दूध पीजिए, चाय पीजिए, सूप पीजिए, जूस पीजिए, कुछ भी पीजिए। पीने वाला कोई भी काम आप सवेरे कर सकते हैं। ज़्यादातर पानी पीजिए ताकि शरीर की सफाई हो जाए, क्योंकि 12 बजे तक हमारा लीवर और किडनी सफाई के मोड में रहते हैं। फिर उसके बाद सवेरे सवेरे, मतलब ये 12 बजे के बाद जब आप खाना शुरू करते हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सवेरे सवेरे अंकुरित अनाज खाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होता। उचित इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हैवी हो जाता है। अंकुरित अनाज हैवी होता है। अंकुरित अनाज खाने का बिल्कुल सही समय शाम का है, 4-5 बजे। अगर आप 4-5 बजे अंकुरित अनाज खाते हैं या कोई भुना हुआ अनाज खाते हैं, जो भुने हुए चने या लाई वगैरह, चूरा वगैरह खाते हैं, तो ये आप अपने लिए बहुत अच्छा काम, अपने लीवर को आप पुष्टता प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद जब शाम होती है तो आप कोशिश ये करें कि शाम को भोजन में, रात्रि के भोजन में नमकीन पदार्थ कम लें, मीठा ज़्यादा लें, या केवल मीठा ही लें तो और अच्छी बात है, क्योंकि आजकल हाइपरटेंशन ज़्यादा हो रहा है।
हाइपरटेंशन, बीपी, ये दोनों जो बीमारियां बढ़ी हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम शाम को मिठाई खाना खाएं। अब जो शुगर के पेशेंट होंगे वो कहेंगे कि हम मीठा कैसे खाएं, तो आप मीठा ना खाएं, आप सादा खाना खाएं, नमक की मात्रा एकदम न्यूनतम कर दें। शुगर जो होती है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से होती है। तो आप फल खा सकते हैं, फ्रक्टोज खा सकते हैं। फलों में ग्लूकोज नहीं होता, फलों में फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज की मात्रा जितनी अच्छी होती है शरीर में, ग्लूकोज लेवल उतना ही कम हो जाएगा। आप फल खा सकते हैं। और फल और ये दूध दही ये सब रात में या शाम को खाने में कोई परेशानी नहीं है। फिर इसके बाद इतना तो आपने कर लिया, 4 टाइम का मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे होना है। फिर शाम को खाना आप भरपेट खाएं। देखिए, अगर आपको नींद अच्छी चाहिए तो खाना भरपेट होना चाहिए। रात में लाइट खाना खाने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि रात में अगर आप भरपेट खाना खाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी और वो खाना आराम से लीवर आपका पचा लेगा, क्योंकि उसके बाद कम से कम 4-5-6 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे। वो खाना बहुत आराम से हजम हो जाएगा। दिन में इसलिए बहुत भरपेट खाने को नहीं कहा जाता है, क्योंकि दिन में आप 1 घंटे बाद फिर चाय पी लेंगे या कुछ और खा लेंगे, कोई स्नैक्स खा लेंगे या कुछ और पी लेंगे। ये सब तो दिन भर चलता रहता है। तो दिन में आप भरपेट नहीं खाएंगे तब भी चलेगा, किंतु रात में आपको भरपेट खाना खाना चाहिए अच्छी नींद के लिए। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने शरीर को, आप निश्चित रूप से 1 महीना अगर आपने ये सारे काम कर लिए, 1 महीने बाद आप अपनी शक्ल देखिएगा शीशे में, आपको महसूस होगा कि आपने कितना अच्छा काम कर लिया है और आपकी आधा से ज़्यादा बीमारियां तो ऑटोमेटिक इतना ही करने से ख़त्म हो गई हैं। अब एक बात मैं और आपको बता रही हूँ, जो आजकल मैं देख रही हूँ कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति वही बात कह रहा है। आजकल कई सारे डाइट चार्ट चले हैं। कोई एक वीगन डाइट होती है, कोई एक और पता नहीं क्या लोग बताते हैं कि कच्चा ही खाना है। इस तरह से तमाम डाइट चार्ट्स फैले हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले ये वीगन डाइट पर मैं बात करती हूँ। आप कह रहे हैं दूध की बने कोई भी चीज़ नहीं खाने। मुझे एक बात बताइए, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। भारतवर्ष में जब किसी की शादी होती है, कोई नवविवाहिता आती है, तो बड़े बूढ़े क्या आशीर्वाद देते हैं? दूधो नहाओ पूतो फलो। याद करिए, दूधो नहाओ पूतो फलो, मतलब पर्याप्त दूध पियो जिससे पर्याप्त मात्रा में संतान पैदा करो। सोचिए कितनी गहरी बात है। और आज क्या हो रहा है? हर 10 परिवार में एक परिवार जो है IVF की तरफ जा रहा है। हर 10 परिवार में एक परिवार संतान न होने की कमी से जूझ रहा है। ये जो संतानहीनता की स्थिति पैदा हुई है लेडीज़ में या जेंट्स में, यह सिर्फ इसलिए कि हम दूध नहीं पीते हैं या दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। दूध में वो क्षमता है जो हमें अपनी संतति उत्पन्न करने में मदद करती है। इसलिए दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद हमेशा याद रखिए। ये आशीर्वाद नहीं है, ये एक फार्मूला बताया गया, दूधो नहाओ पूतो फलो। तुम पुत्रवती या तभी होगे, तुम संतान तभी उत्पन्न कर सकते हो जब आप दूध पियोगे, दूध का सेवन करोगे, दूध का ज़्यादा सेवन करो। वो हर लिहाज से पौष्टिक भी है, सात्विक भी है। वो आपके दिल दिमाग सभी को ताकत देने वाली चीज़ है। इसलिए दूध को आप अवॉइड करके अगर जीवन जीना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि आप स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और हम अपनी ये आयुर्वेद तो हमारे जीवनचर्या में शामिल था ना। आयुर्वेद का मतलब दवाई नहीं होता, आयुर्वेद का मतलब सही तरीके से जीवन का यापन है। किन चीज़ों को किस तरह से खाना है, कैसे हमें सुबह उठना है, कैसे आगे चलना है, कैसे काम करने हैं, यही आयुर्वेद है। आयुर्वेद का मतलब दवाइयों का सेवन नहीं है। आयुर्वेद का मतलब है हम अपने भोजन को ही हमें ऐसा पौष्टिक बना लें कि हमको किसी दवा की ज़रूरत ना पड़े। और देखिए, अब मैं लेडीज़ से भी बात कर रही हूँ। अब लेडीज़ लोग इस बात को सुने कि आप जैसे दाल बना रही हैं, हर घर में दाल बनती है, दाल सीधे कुकर में बना दी जाती है।
पहले दाल बटुली में बनाई जाती थी, उसका झाग निकाल दिया जाता था। चावल बनाया जाता था, अदहन रखा जाता था, उसका झाग निकाला जाता था। ये जो झाग होता है ना, यही जब हमारे पेट में जाता है तो यूरिक एसिड बनाता है। ये हमारी हड्डियों को कुछ हद तक कमज़ोर भी करता है। आप अगर कुकर में ही दाल या चावल बना रही हैं तो पहले उसको एक उबाल आने दीजिए, झाग बाहर निकाल दीजिए, फिर उसमें सीटी लगाइए। कौन सी बड़ी समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में उबाल आ जाता है। 2 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिए। ये 2 मिनट का समय लगाएंगे तो आप खाना अच्छा बना पाएंगे, पौष्टिक बना पाएंगे। और सहज पके सो मीठा होए। जो खाना धीमी आंच पर आराम से पकता है वो आराम से हमारा लीवर हजम कर पाता है। जो खाना तेज हीट पे पकता है उसे हमारा लीवर हजम नहीं कर सकता। उस खाने में मिठास भी नहीं होती। जो खाना बहुत तेज हीट पे पकाया जाता है उस खाने में वह मिठास भी नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ वैसे तो पहले चूल्हे का ही समय था तो चूल्हा ही फेमस था। आज तो हर घर में गैस हो गई है, लेकिन गैस में भी आप बहुत तेज हीट पे खाना पकाएंगे तो वो खाना आपके लिए एक भूसे जैसा है। उसमें कोई पौष्टिक तत्व तो बच नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो तेज हीट पाते ही ख़त्म हो जाते हैं। आजकल विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी लोगों में देखी जा रही है, जबकि विटामिन B12 तो हर सब्जी में पाया जाता है। विटामिन B तो लगभग हर सब्जी में किसी न किसी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन आप जब उसको तेज हीट पे पका देंगे तो वो तो तुरंत जल जाता है। तो विटामिन B12 की कमी आज हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में देखी जा रही है। तो धीमी हीट पे खाना पकाइए, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। जो धीरे धीरे पकता है मीठा वही होता है। खाने में जब मधुरता होती है वही खाना हमारे शरीर के लिए उत्तम होता है। और शरीर के लिए और कौन से भोजन उत्तम है ये तो आप खुद ही ज्ञानी हैं, आप जानते हैं। लेकिन आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जो आपके पूर्वज फॉलो करते आए। भोजन के मामले में आप पश्चिम के देशों की तरफ या अन्य किसी क्षेत्र के भोजन की तरफ न देखें। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर उत्तर भारत के आदमी को आप इडली डोसा खिलाएंगे, इडली डोसा दक्षिण भारत के लोगों का भोजन है, वो उससे उनका पेट भी भर जाता है, वो उनकी प्रकृति के अनुकूल भी है। लेकिन अगर उत्तर भारत के लोगों को कहेंगे कि इडली डोसा ही खा के रहो तो नहीं रहेगा, संतुष्टि ही नहीं मिलेगी। अगर आप पंजाब हरियाणा के लोगों को बोलेंगे कि आप गुजरातियों की तरह का, जैसे गुजरात में जो भोजन खाया जाता है उसमें ज़्यादातर मिठास होती है। अगर आप हरियाणा पंजाब के लोगों को कहेंगे कि वो हर चीज़ में मिठास वाला भोजन खाएं तो उनसे हजम नहीं होगा, उनको पसंद भी नहीं आएगा। यही स्थिति है कि भोजन के मामले में सिर्फ आप अपनी परंपरा का निर्वहन करें जो आप खाते हैं। उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत का नहीं खा सकते, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। इसलिए हर जगह का अपना अपना क्लाइमेट है। तो आप अपने अपने भोजन को ही अपनी जीवनचर्या में शामिल करें। हाँ, अगर ऐसी स्थितियाँ आ गई कि कहीं अब जाना है इमरजेंसी में तो 2-4 दिन तो वहाँ का भोजन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं मिलेगा हमारे यहाँ का तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आप 2-4 दिन 10 दिन अगर दूसरे तरह का भोजन भी खाएं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए इन सारी बातों को फॉलो आप ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे द्वारा कही गई बातें मील का पत्थर हैं, इन्हीं को फॉलो करने से आप स्वस्थ रहेंगे। इनमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए इतना समय आपको अपने शरीर को भी देना चाहिए। और रह गया सवाल 1 घंटा देश को, तो वो तो आप सभी ज्ञानी हैं। हम हर वक्त देश की ही सेवा करते हैं, देश के भले के लिए सोचते हैं। तो आप अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो आप अच्छा ही काम कर पाएंगे अपने देश के लिए, ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो ज़रूर काम की साबित होगी। मैं अगली वीडियो में ये आपको बताऊंगी कि हम भोजन बनाने में क्या गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारा भोजन पॉइजनस हो जाता है। लेकिन आज इतना ही कि आपको अपने शरीर की सफाई कैसे करनी है और आपका शरीर किस वक्त क्या डिमांड करता है। आज मैंने इतना ही बताया। मुझे उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे और ज़रूर मुझे ये बताएंगे कि ये करने से आपके शरीर में परिवर्तन हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जैसा भी हुआ आप मुझे बताएंगे ज़रूर कमेंट में। नमस्कार।